और फिर से स्वागत है आपका हमारे टीम रिव्यूज़ पे, वो भी सारी कबड्डी की सारी टीम्स पे। कहाँ? सिर्फ और सिर्फ खेल रहा हूँ टीवी यूट्यूब चैनल बोल कबड्डी खेल कबड्डी पे। और मौजूद है मेरे साथ मोहित चिल्लर और रोहित बालियान साहब। यहाँ पे देंगे आपके सारे सवालों का जवाब जो आप कमेंट में लिखेंगे, और देंगे हमारा टीम रिव्यू सीजन 9 में जो रहा था पटना पायरेट्स का। और पटना पायरेट्स से कर रहे हैं हम शुरू। चलिए रोहित भाई, पटना पायरेट्स कैसी रही ये टीम, कैसा इंप्रेस किया, कैसा नहीं किया, बताइए इसकी पहले तो एक ओवरऑल रिव्यू आपकी तरफ से। देखिए गगन भाई, जैसा पटना टीम शुरू में नहीं खेल पाई, बाद में उन्होंने रजा के आने से अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बना के और दबंग दिल्ली को हरा के जो अपना पीक पॉइंट पकड़ा, उसके बाद कंटिन्यू मैच जीतती रही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाद में जाके टीम पिछड़ी है। और देखिए, अगर ओवरऑल टीम की बात की जाए तो सब खिलाड़ियों ने अपने 30%, 35%, 40% ऐसा दिया। एक ही खिलाड़ी इसमें नाम लेना चाहूँगा मैं, शार्दुल और सचिन तनवर, दो खिलाड़ी जो पूरा का पूरा अपना 80 और 90, 100% तक इन्होंने टीम को जिताने के लिए मोहित भाई साथ दिया। लेकिन इनके जो थर्ड रेडर और आपका राइट कवर नीरज का ना चलना और लेफ्ट कवर सचिन, जो इन्होंने पिछले साल ये सेकंड टीम थी लीग की सीजन 8 की, उसके बाद चारों डिफेंडर वही लिए, तो सुनील कुमार और सचिन का ना चलना और नीरज का भी ना चलना इस टीम में कहीं ना कहीं टीम को ले डूबा और भारी पड़ा। और तीसरी अगर एक बात और की जाए मोहित भाई, तो देखिए सचिन थे, उसके बाद रोहित गुलिया थे। रोहित गुलिया ने कहीं सचिन का साथ दिया, कहीं नहीं दिया। उसके बाद थर्ड रेडर के लिए ये टीम भी जूझ रही थी। और इस टीम में देखिए सचिन ने अपना 100% दिया। और एक बड़ा नाम, एक बड़ा रेडर सचिन पे मैं इतना भरोसा करता हूँ। वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, 22 के 22 मैच कट टू कट खेलते हैं, लेकिन उनमें वो मैच जिताने की क्षमता नहीं है जो एक खिलाड़ी में होती है। एज ए प्रदीप नरवाल, एज ए मनिंदर सिंह, एज ए राहुल चौधरी लगा लो, एज ए अर्जुन देसवाल, जो ये बड़े नाम है, भरत लगा लो। तो सचिन संघर्ष पूरा करते हैं, लेकिन टीम को लेवल तक खिलाते, लेकिन मैच नहीं जीता पाते। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में ये भी कमी थी मोहित भाई कि इन्होंने एक बड़ा नाम और बड़ा रेडर नहीं। जी बिल्कुल। और मेरा मानना ये है, पूरी टीम का रिव्यू, ऑक्शन में गलतियां हुई, कोच नए थे, गलतियां की, लेकिन गलतियां कहाँ हुई? रेडिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा गलतियां हुई। उन्होंने अपने रिटेन प्लेयर ज़्यादा रखे। अगर डिफेंस की बात करूँ तो रोहित भाई ने जैसे बताया, डिफेंस को ऐसे कैसे एज इट इज़ रिटेन किया, सचिन को रिटेन किया। अगर लेके आए रेडिंग डिपार्टमेंट को, रोहित गुलिया को लेके आए, सचिन ने इम्प्रेस जरूर किया भाई, क्योंकि सचिन एक ऐसे है जिनको घोड़ा बोला जाता है। जब यहाँ लोकल टूर्नामेंट या नेशनल में खेलते तो उनको घोड़ा बोला जाता है, और वो काम करते भी है उन्होंने। लेकिन सचिन अपना पूरा इम्प्रेशन, पूरा दबदबा बनाए रखे थे। और रोहित भाई ने जैसे बोले कि डिफेंस में 100% अगर रिकॉर्ड है तो शार्दुल के नाम है। जो उन्होंने सुपर टैकल का रिकॉर्ड बनाया है वो शार्दुल के नाम है। तो शार्दुल आने से और टीम दिल्ली को हराने से इन्होंने अपनी लय पकड़ी थी। एक टाइम था जब ये हमें क्वालिफाई में दिख रही थी कि क्वालिफाई हो जाएगी, टॉप 6 में चली जाएगी, लेकिन वही बात कि रेडिंग डिपार्टमेंट में सचिन का साथ ना दे पाना, कभी गुलिया चल रहे थे, कभी नहीं चल रहे थे, ये सारी चीज़ें टीम में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रोहित भाई चलती रही, और यही खामियाजा दिखा हमें टीम में। अगर मैं बात करूं रेडरों की, मोनू ने भी कुछ खास इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। आनंद तोमर, रोहित, चेहरे बहुत से थे। यंग प्लेयर की बात करूँ, चेहरे बहुत से थे, लेकिन एक अच्छा चुनाव नहीं हुआ था टीम का। और मेरे को लगता है सचिन और रोहित, और अगर इनके सुनील की बात करूँ राइट कॉर्नर की, ये भी अच्छा इंप्रेस नहीं कर पाया। अगर मैं देख रहा था इनका 22-21 मैचों में 40 के आसपास टैकल है, तो एक बड़े प्लेयर से शायद और बड़ी उम्मीद की जाती है। जैसे शार्दुल की बात करूँगा, मैं डाटा देख रहा था रोहित भाई शार्दुल का, पिछले बार 24 मैचों में इनके 94 पॉइंट थे, लेकिन अब की बार इनका स्ट्राइक रेट और टैकल रेट दोनों बढ़े हुए हैं। और इन्होंने 20 मैच में 89 टैकल किए। तो एक वो अपने आप को सुधारना, शार्दुल ने जैसे सुधारा है और 100% अपना शार्दुल ने दिया है, तो टीम को ना खिला पाना या प्लेयर की परफॉर्मेंस ना आना, ये सबसे बड़ी बात थी।
जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसमें पटना में आपको कोई ऐसा एनवाईपी नया प्लेयर नज़र आ रहा है जिसने कहीं ना कहीं टीम का सहयोग दिया हो, अपना योगदान दिया हो, टीम को थोड़ा आगे लेके गया, या फिर एनवाईपी में पटना एक डिसअपॉइंट रही है? देखिए एनवाईपी की अगर बात की जाए तो गगन भाई कोई भी नया चेहरा उभरता हुआ नहीं दिखाया गया। अगर अब्दुल की बात की जाए तो अब्दुल आईसीएफ चेन्नई में खेलते हैं, उनको पटना ने एनवाईपी उसमें लिया, नए खिलाड़ियों के रूप में लिया, लेकिन अब्दुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन डैनियल जो थर्ड रेडर के लिए जूझ रही थी टीम जी, जो खिलाड़ी केन्या के खिलाड़ी है, तो वे कहीं ना कहीं आके मैट पे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई मोहित भाई। तो अगर ऐसा होना चाहिए कि आपके फॉरेनर प्लेयर काम नहीं कर सकते, ईरान के सब खिलाड़ी काम कर रहे, और डैनियल में वो योग्यता है, टॉल फिगर है, हाइट है और अच्छा खेले भी, तो उनको 2 मैच में 9 पॉइंट है मोहित भाई। तो कहीं ना कहीं डैनियल को थर्ड रेडर के लिए यूज करना चाहिए था। अगर इम्प्रेस की बात की जाए तो गगन भाई सादुल रजा ने इम्प्रेस किया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए इस मंच पे। और मेरा मानना ये भी है मोहित भाई उनको रिटर्न रखना चाहिए। और रजा के अकॉर्डिंग देखिए बहुत से मैं डिसीजन ऐसे देखे हैं रिटर्न के कि मोहित भाई खिलाड़ी बड़ा नाम आप ले लेते हो लेकिन उनके अकॉर्डिंग टीम नहीं बना पाते, तो आप कहाँ तक इस बात को सहमत करोगे कि उनके अकॉर्डिंग थोड़ा टीम बनना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए किस बेस पे टीम बने? रोहित भाई अगर रिटेन करते हैं रिजा को, तो रिजा एक ऐसे चेहरे हैं कि उनसे भी थोड़ा रिव्यू लेना चाहिए, या आप इंडियन प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं जैसे सचिन को रिटेन कर रहे हैं तो सचिन से भी थोड़ा रिव्यू ले। तो सलाह लेने में कुछ नहीं जाता, सलाह लेने से कोई ना कोई प्लेयर जो एनवाईपी के लिए टीम जूझ रही थी, कोई यंग प्लेयर हमें नहीं दिखा इस टीम में, तो वो चीज़ एक उभरती आ जाए टीम में कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो ऑक्शन और जो चुनाव हो वो अच्छा चुनाव हो, वो चुनाव एनवाईपी का इस टीम में नहीं हो पाया है। बस यही थे। डैनियल के बारे में इतना बोलना चाहूँगा, जैसे रोहित भाई ने बोला कि ईरान के प्लेयर भी खेलते हैं, कोरिया के प्लेयर भी खेलते हैं, और ऐसी टीम पे भी आएंगे कि जिसमें कोरिया के प्लेयरों ने खेला और मैच भी जीते हैं। तो डैनियल उनमें से एक थे, और डैनियल को अगर जब रोहित को लिया नहीं था तो डैनियल को भी मौका दिया जाए। मोनू की बात रोहित भाई हमने नहीं की है, मोनू ने ठीक ठाक खेला, अपनी परफॉर्मेंस ओके दी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ना कम थे ना एक, लेकिन मिडिल क्लास की परफॉर्मेंस नहीं चलेगी क्योंकि लीग है, अपने आप को भी साबित करना और टीम को भी ऊपर लेके जाना है। एक टाइम था पटना का, पटना को दिल्ली हराने के बाद हमें ये लगा था कि हाँ पटना ट्रैक पे आ गई है, नहीं तो मैं बहुत क्वेश्चन उठाता था और मेरी और नेगी भाई की काफ़ी बहस भी होती थी, रोहित भाई की बहस होती थी, हमारा जो बहस वाला काम था वो काफ़ी मुद्दा छिड़ जाता था, और ये गले की आवाज़ मेरी उस बहस से ही खराब हुई है जी। जिस बहस पे आपका गला खराब हुआ है उसी बहस पे मैं आ रहा था कि कोच के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मोहित भाई, रोहित भाई, रवि शेट्टी जो इस टीम के कोच थे, ज़रा उनके बारे में बताइए कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। जहाँ तक मुझे को लग रहा है कि डेफिनेटली मोहित भाई आप बोलने वाले हैं कि कहीं ना कहीं अगर पटना डूबी है तो रवि शेट्टी की स्ट्रैटेजी की वजह से। देखिए मैं रवि शेट्टी कोच साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा गगन भाई, कहीं ना कहीं टीम को अप डाउन खेलते हो खिलाड़ी है, और उन्होंने कुछ हद तक 3 महीने 4 महीने अपनी टीम के साथ बने रहे और टीम को अपना सहयोग भी, जितनी उनमें क्वालिटी है उन्होंने अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, देखिए एक टीचर जो पढ़ाते हैं तो टीचर अपना यही सोचते कि अपना पूरा ज्ञान दे दो, तो क्या पता उनकी क्वालिटी इतनी थी, उन्होंने अपना पूरा ज्ञान उनको दिया, वे उसमें से कितना ज्ञान कर पाए कितना नहीं कर पाए। तो कोच साहब ठीक थे मोहित भाई के बारे में। रोहित भाई मैं कोच साहब के बारे में इतना बोलूँगा, जो आपने ज्ञान की बात की है, अगर सचिन की बात करूँ, मैं शार्दुल की बात करूँ या रोहित गुलिया की एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए, नीरज की बात करूँ, हम कोच या मैं आप कोच हो जाए तो हम इनको इनके मूवमेंट नहीं चेंज करा सकते, गलतियां बता सकते हैं, कोच ने वो काम किया होगा, लेकिन ऑफ फील्ड चाहे आप कितना वर्क करा लो, क्योंकि कोच वर्क कराएगा, आपको वर्कआउट कराएगा, प्रैक्टिस भी कराएगा, लेकिन इन फील्ड जब मैच चल रहा है तब आपके कोच आपको क्या सजेशन दे रहे हैं, और हमने ऐसे लीग में कोच देखे भी है कि जो अच्छा सजेशन दे रहे हैं मेरे मुताबिक, और वहाँ से मैच जीत, और वहाँ से ही मैच जीत। मेरे मुताबिक तो रोहित भाई कोच ने वो ज्ञान नहीं दिया। अगर 8 सीजन आप असिस्टेंट कोच रहे थे तो 9वें सीजन आपको एक बहुत बड़े कोच की दावेदारी ठोक के आनी थी कि हाँ मैं कोच हूँ पटना का, और वो दावेदारी कोच शायद नहीं ठोक पाए क्योंकि इतना एक्सपीरियंस लेके आप आ रहे हो, आपको तरह तरह के प्लेयर मिले हैं जिनमें से मैं भी हूँ एक, आप भी हो रोहित भाई कि आप भी खेले हुए हो कोच के अंडर में, तो वहाँ से एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, लेकिन वो ज्ञान वो नॉलेज
इन मैच नहीं बोल पाए। मैंने कभी नहीं देखा। और एक बड़ी बात और बोलना चाहूँगा गगन भाई, देखिए कोच साहब को अगर स्टार्ट करना था, कोई बड़ा रेडर इनमें नहीं था, तो बड़ा रेडर अगर आप कोच साहब आपसे बोलना चाहते हो कि प्रदीप नरवाल जो उनकी पुरानी टीम है पटना पायलट, तो आपको बड़े नाम के साथ टीम में प्रदीप नरवाल की वापसी और उसके बाद पटना पायलट को ऊपर लेके जाना चाहिए। रोहित भाई एक बात और, मैं अगर यहाँ पर इम्प्रेस किया तो दो ही बंदों ने किया है। एक तो मैं रिजा का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि शादलू एक अच्छे कॉर्नर थे, लेफ्ट कॉर्नर थे, उन्होंने अपने आप को फैजल से भी ऊपर माना है और वो काम करके भी दिखाया है भाई। पर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। और एक डैनियल थे, तो ये दो इंप्रेसिव प्लेयर थे रोहित भाई। और शायद आप भी मेरी बात से सहमत हो गए। बिल्कुल, डैनियल, सचिन और रजा तीन ही बंदे खेले, उनसे पूरा इम्प्रेस है पटना को यहाँ तक लेके जाने के। जी, तो रिटेन फिर इन्हीं को ही करना चाहिए। देखिए सचिन, रजा और मोनू को भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि मोनू को भी कहीं ना कहीं, मोनू का अहम रोल था टीम में, मोनू को भी रिटेन पे क्या कहेंगे? मैं रिटेन पे सर रोहित भाई, सचिन अच्छा खेले पूरा सीजन, नो शक, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सचिन को छोड़ दें और ऑक्शन से उठाएं। एफबीएम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एफबीएम कार्ड भी होता है। अगर एफबीएम कर दे, आज वो 90 लाख में है या किसी भी प्राइस में है, वहाँ अगर ऑक्शन में जाके वो कम में आए तो हम एफबीएम कर सकते हैं। वो हमारी पर्स पे भी लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन शादलू को हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और डैनियल को नहीं छोड़ना चाहिए। दो आपको जो विदेशी प्लेयर लेने हैं वो हम पहले ही रिटेन कर लें, क्योंकि अगर शादलू को हम छोड़ देंगे तो बड़े मार्जिन में जाएंगे। तो शादलू को तो रिटेन करना चाहिए, लेकिन सचिन हुए, रोहित गुलियारे हुए और मोनू को भी मेरे ख्याल में रोहित भाई, शादलू और डैनियल ये दो रिटेन है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम सचिन और जो प्लेयर है उन पे एफबीएम कर सकते हैं। और ये शायद 100% आप भी सोच सकते हो कि एफबीएम करके हम अपने पर्स को मोटा रख सकते हैं। जी चलिए, इसी बात में बस आखिरी सवाल मेरा कि अगले साल सीजन 10 में पटना की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? सर मेरा मानना ये है कि पहले कोच बदला जाए, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि नया कोच, नई टीम, नया बदलाव होना चाहिए और हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा। रोहित भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? भाई देखिए, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कोच साहब अगर डिसअपॉइंट किए इस सीज़न, मोहित ने कंटिन्यू इस मंच पे बैठ के कोच साहब के बारे में बोला, तो कहीं ना कहीं चेंजेस चाहिए और चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज होगा तभी कुछ आगे बढ़ सकता है। जी आगे बढ़ते हैं, फिर हम तीनों आगे बढ़ते हैं। और ये था हमारा टीम रिव्यू पटना पायरेट्स सीजन 9 के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कीजिए फॉलो, कबड्डी और सारे स्पोर्ट्स की रिलेटेड न्यूज़ के लिए। और देखते रहिए खेलना टीवी यूट्यूब चैनल, बोल कबड्डी खेल कबड्डी।